एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अब आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम इस तरीके से लिखते हैं INDAS। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग समझने जा रहे हैं कि हम अकाउंटिंग जो करते हैं, अकाउंटिंग किस बेसिस पे हम अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उनके कुछ टर्म्स हैं, पहले हम वो समझेंगे। So the number one is generally accepted accounting principle, also called as GAAP. GAAP is basically just the short form. So what do you mean by accepted accounting principle? ये वो principles हैं जिनके basis पे, these are some rules जिनके basis पे हम लोग accounting करते हैं और generally ये हर जगह accept होते हैं। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है कि हम प्लस है, अगर एडिशन का साइन है तो हम प्लस करेंगे, माइनस का साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कम करेंगे। इसी तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल प्रीपोजिशंस एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। सो जो भी बंदा अकाउंट्स के बुक्स मेंटेन कर रहा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, उनको इन रूल्स के हिसाब से, इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। इसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अकाउंटिंग करते हुए हम लोगों को कुछ एजम्पशंस करनी पड़ती हैं, कुछ एजम्पशंस जो हर कोई फॉलो करता है। नंबर वन इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। दैट मीन्स जब भी हम किसी कंपनी की, इंडिविजुअल की, किसी की भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो बिजनेस है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। सो दिस इज आवर एजम्पशन। So under the assumption, it is presumed that the business will continue for a foreseeable future and there is no intention to close down the business or scale down its operation significantly. मतलब हम लोग ये assumption रखते हैं कि ये बिजनेस जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, काफी लंबे टाइम तक चलता रहेगा और हम इसको बंद नहीं करेंगे, ना ही हम इसको स्केल डाउन करेंगे। मतलब कि आज आप 50,000 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आप 30,000 सेल करोगे, हम ऐसे एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है। Now next assumption is accrual assumptions. That is, under the assumption a transaction is accounted at the time when it is entered into and not when the settlement take place. यानी कि हम ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करते हैं, हम ट्रांजेक्शन्स तब रिकॉर्ड करते हैं जिस टाइम पे वो एक्रू हुई है, जिस टाइम पे वो हुई है, एंड नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इसका मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज करिए आपने एक कार ली है और ये कार आपने ली है क्रेडिट पे, यानी कि लोन पे ली है, EMI जिसको हम बोलते हैं। हमने EMI पे कार ली है, डीलर को हमने बोला मैं EMI में आपको पेमेंट करूंगी। अब यहाँ पे जो पेमेंट हो रही है वो तो आपकी हो रही है मंथली बेसिस पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, क्या मैं कार की जो परचेज है उसको मंथली बेसिस पे दिखाऊंगी या फिर जिस टाइम पे ली है उस टाइम पे दिखाऊंगी। सो यहाँ पे हमारा एक्रूअल बेसिस जो है ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे कार में उस टाइम पे दिखाऊंगी जिस टाइम पे मैंने परचेज की है एंड नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, क्योंकि जो आपने कार परचेज करी है वो एक्रू हो गई है, मतलब कि अब वो आपके पास आ गई है। तो जब ट्रांजेक्शन हमारी एक्रू हो जाती है उसके बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट बाद में हम दिखाएंगे कि ठीक है आपका कार का पेमेंट आप कर रहे हो बाद में, तो वो अलग चीज है, लेकिन जो परचेज है वो हम उस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए ही हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट इज योर कंसिस्टेंसी एजम्पशन। अंडर द एजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस एडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। दैट मीन्स कि आपने जो अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाई हुआ है वो हर साल सेम रहेगा, ये हम एजम्पशन लगाते हैं। एग्जाम्पल, जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, आगे आप पढ़ोगे कि डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं लगाने के। स्ट्रेट लाइन मेथड सपोज करो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही हम हर साल अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। डेप्रिसिएशन अप्लाई करने के 2-3 मेथड्स हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर आप EMI की पेमेंट मंथली दिखा रहे हो तो आप हर बार उसकी मंथली ही दिखाओगे, ऐसा नहीं है कि आप उसकी क्वार्टरली दिखाओगे।
तो जो एक चीज फॉलो कर रहे हैं वही हम हर जगह फॉलो करेंगे, अलग अलग रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे कि अभी फिक्स्ड एसेट जो है हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, फिर फिक्स्ड एसेट हम किसी और कॉस्ट पे दिखा रहे हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. ओके, नाउ कुछ कंडीशंस है जिनमें हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशन जो है वो फॉलो नहीं हो पाएगा. वो एजम्पशंस क्या है? इफ द लॉ रिक्वायर द चेंज, accounting standard require the change, or it will result in more fair presentation of the financial affair of the business. अगर लॉ बोलता है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ निकाल दिया जिसकी वजह से हम लोग जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उसको हम आगे फॉलो नहीं कर पाएंगे, तब हम ऐसा करेंगे. अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई चेंजेस हो गए या हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड इट रिक्वायर अस टू चेंज, देन वी विल चेंज, या फिर इट विल रिजल्ट इन मोर फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस फेयर प्रेजेंटेशन? एज पर द रूल हम लोग जो फिक्स्ड एसेट दिखाते हैं वो हम मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते हैं. वी नो दैट, राइट? फिक्स्ड एसेट हम हमेशा दिखाते हैं कॉस्ट पे, लेकिन हर साल फिक्स्ड एसेट पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है. सो इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन इस पे लगा के अगर इसको दिखाते हैं इसकी वैल्यू, तो दैट विल गिव यू द मोर फेयर व्यू. इसलिए हम लोग जब भी फिक्स्ड एसेट शो करते हैं, हम फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट वैल्यू शो करते हैं और उसमें हम लेस डेप्रिसिएशन करके सारा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हैं. उसके बाद यहाँ पे आपकी मेन जो वैल्यू है वो दिखाते हैं टू गिव द फेयर प्रेजेंटेशन. ऐसा नहीं है कि मैंने कार ली 10 लाख की और मैं सालों साल उसको 10 लाख दिखाती रहूंगी, तो क्या होगा कि उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो नहीं पता चलेगी. पता चला 5 साल बाद वो 50,000 में भी नहीं बिकेगी. सो आई हैव टू शो कि डेप्रिशिएट होने की वजह से उसकी वैल्यू इतनी कम रह गई है. अगर आप उसको स्क्रैप करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Now moving forward, it's accounting standards. Now what do you mean by accounting standards? Accounting standards एक पॉलिसी है, एक रूल है. बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोगों को कौन से ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको कहाँ दिखाना है, कब दिखाना है, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं. So accounting standards are written policy documents covering the aspects of recognition, measurement, treatment and presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statements. Accounting standards बहुत सारे होते हैं. Accounting standards जैसे हर एक आइटम का अलग अलग है. सेल्स कैसे दिखानी है, परचेज कैसे दिखानी है, किस वैल्यू पे दिखानी है, वो सारा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कितनी मोटी बुक आती है, दैट कवर. ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं जो हम बेसिक, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं जो वो बेसिक अप्लाई कर रहे हैं. जो IFRS होता है वो होता है जो हर कंट्री में अप्लाई होता है. एग्जाम्पल, आप सपोज करिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि हमें जो सेल्स है वो हमें तब दिखानी है जिस टाइम पे आपका सेल्स का डॉक्यूमेंट साइन हो गया, रादर देन जब सामान मिला आपको. ठीक है, एग्जाम्पल, आप शॉप पे गए, आपने AC लिया, आपने वहां पे बिल साइन कर दिया, उसको पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया. उसने कहा मैं आपको डिलीवर करा दूंगा. अब यहाँ पे सेल कब रिकॉर्ड होगी? जब आपने वहां पे डॉक्यूमेंट साइन किया, पेमेंट की, या फिर जब AC आपके घर पहुंचा. ठीक है, हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि जिस टाइम पे हैंड ओवर हो गया एज एन ओनरशिप, तो जैसे ही आपने साइन किया, आपने पेमेंट करी, आपको ओनरशिप मिल गई. बट आपके पास कब आ रहा है वो? जब वो लेकर आएगा AC वाला, राइट? तो जब तक वो आपको हैंड ओवर नहीं होता, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉप ओनर की भी है. लेकिन हो सकता है आप किसी और कंट्री में जाए, वहां पे ये बोलें कि जी आपको ओनरशिप, जैसे आपने पेमेंट करी आपको ओनरशिप मिल गई, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया. तो IFRS वो होते हैं जो आपके अलावा इंटरनेशनली सब लोग फॉलो करते हैं. मीन्स वन रूल फॉर एवरीवन. ओके, so international financial reporting standards are a set of accounting standards issued by IASB based on the sound and clearly stated principles. पहले क्या होता था, हर कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते थे. मैंने अपनी जो स्टेटमेंट बनाई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जो मैंने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, वो मैंने अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए. लेकिन अगर मेरी कोई कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो यूजर है उसको मेरी बैलेंस शीट चाहिए,
तो वी विल से कि आप हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाओ कि हमारी कंट्री में अगर यही चीज बन रही होती तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता। तो फिर उसमें क्या होता है, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं दे नीड दिस थिंग। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, सबके सेम अकाउंटिंग रूल्स होंगे तो दे विल नो कि एक्चुअली क्लियर पिक्चर क्या है। ओके, फॉर द कंपैरिजन से इसलिए IFRS आया है। IFRS इज द प्रिंसिपल जो सब लोग अप्लाई करते हैं। आपने अपना इंडियन स्टैंडर्ड बनाया, आपने एक IFRS बनाया। सो अगर आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो, उनका अपना बना हुआ है, प्लस उन्होंने IFRS भी बना रखा है। दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर। काफी सारी चीजें हम आगे और पढ़ेंगे। फॉर दिस क्लास इट्स डन। अभी हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमारे यूज होंगे। So if you have any problem, if you think my explanation is not that detailed, then also please let me know and I will just get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching. Keep on watching. Subscribe my channel. Bye bye.